Hello students, it's our worksheet number 25 for subject English class 10th and scheduled to be done on 1st September 2020. Now students, we had completed this worksheet 24 and I have explained you the figure of speech content in that also. मैंने आपको लास्ट वर्कशीट आई होप आपने पूरी कर ली होगी और मैंने लास्ट वर्कशीट में ही साथ बेटा आपको फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको साथ साथ बताए थे. आज उसी पर बेस्ड आपकी ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 25. सो प्लीज़ रेफर वर्कशीट नंबर 24 वंस अगेन and then start worksheet number 25. First of all, we have the same facts given in last worksheet that the tigers are very good swimmers, they hunt alone in the night, tigers can easily jump over 5 meters in length, their habitat is wild forest. वो कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, उनका जो घर है उनका घर है या उनका हैबिटेट है वो वाइल्ड जंगल उनका हैबिटेट है, वो वहाँ रहते हैं. ये सेम फैक्ट्स बेटा हमें लास्ट वर्कशीट में भी दिए गए थे स्टार्टिंग में. देन वी लर्न अबाउट द पोएम. मैंने आपको पोएम एक्सप्लेन की थी, इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आप एक बार वर्कशीट नंबर 24 दोबारा देख लीजिए और उसके बाद इसको शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा और आप अच्छे से कर सकेंगे. देखिए हमें ये पूरी पोएम दोबारा लिख के दी गई है. देन वी आर आस्क्ड टू डू यस. उसके बाद अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी जो पोएम है उस पोएम का मीनिंग क्या है. तो देखिए, द टाइगर लुक्स ब्यूटिफुल, इट हैज़ स्ट्राइप्स ऑन इट, इट्स बॉडी, इट्स पास आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट. उसके जो पैर हैं, उसके जो पंजे हैं वो कैसे सॉफ्ट है, वेलवेट की तरह. आपको पता है जो कैट फैमिली है, टाइगर, लायन, कैट्स, आप कभी बिल्ली को एक्सपीरियंस कीजिए. बिल्ली जब घर में आती है तो आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आती. वो इसीलिए नहीं आती, उनके जो पैर हैं बेटा वो गद्देदार हैं, उनके जो पाँव हैं, पंजे हैं, वो वेलवेट की तरह नीचे से वो सॉफ्ट हैं और उनके आने की बिल्कुल भी हार्ट नहीं आती आपके पास. द टाइगर इज़ एंग्री एज ही शुड. कहाँ पे होना चाहिए, नियर द फॉरेस्ट, नियर अ वाटर बॉडी, वेटिंग टू कैच इट्स प्रे और मेकिंग द विलेजर्स अफ्रेड, शोइंग इट्स शार्प टीथ एंड क्लॉज. बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना आप लास्ट वर्कशीट में देखेंगे तो सब कुछ पूरा है अल्फ़ाबेट्स. यहाँ पे वो अल्फ़ाबेट्स कट हो गए हैं जब वर्कशीट ये डिज़ाइन की गई है, तो ये सेम वहाँ से कॉपी करते हुए ये कुछ रह गया है. इसलिए आपको मैं बोल रही थी कि वर्कशीट नंबर 24 ज़रूर एक बार रेफ़र कीजिएगा. ही शुड बी इन द फॉरेस्ट. अब यहाँ पे उसके बाद क्या है, क्लॉज. क्लॉज क्या होते हैं, पंजे. CLA लिखा है तो CLAWS क्लॉज है यहाँ पर, पंजे. अब उसके बाद देखिए, दैट द नाइट इज़ इन द जू इन अ सेल. लेकिन आज कहाँ पर है वो, होना उसे कहाँ चाहिए, उसे होना चाहिए गांव के पास, जो उसकी बाउंड्री है वहाँ पर, किसी या फिर किसी पॉन्ड के पास, पानी के तालाब के पास या पानी की किसी और वाटर बॉडी के पास, जहाँ पे जल स्रोत के पास वो कहीं लंबी लंबी घास में जाकर छुप जाएगा. और क्या करने के लिए छुपता है, टू कैच इट्स प्रे और मेकिंग द विलेजर्स अफ्रेड. उसका काम क्या है, उसका नेचर जो है वो ये है कि वो अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़े, विलेजर्स को डराता है. किससे डराता है, अपने शार्प टीथ से. हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा है बेटा, फैंग्स. अपने फैंग्स से डराता है, वाइट जो उसके फैंग्स. तो ये वाइट टीथ, शार्प टीथ के बारे में अपने वो फैंग से और क्लॉज से डराता है. और टाइगर को होना कहाँ चाहिए था, फॉरेस्ट में, बट एट प्रेजेंट टाइगर इज़ इन द जू. तो ये पोएम क्या है बेटा, इसके कुछ स्टैंजाज हैं वो कंट्रास्ट करने हैं. हमने लास्ट वर्कशीट में भी ये पढ़ा. ये कंट्रास्ट है. कंट्रास्ट मतलब कंपैरिजन कह सकते हो आप. कंट्रास्ट है किस में, एक टाइगर है जो जू में है और एक टाइगर है जो अपने फॉरेस्ट में है, अपने नेचुरल हैबिटेट में है. तो यहाँ हमने वही पढ़ा था कि दो टाइगर्स, एक्चुअली टाइगर को करना क्या चाहिए, और लेकिन आज टाइगर कहाँ है, आज वो जू में है. अब देखिए, ही इज़ सो अनहैप्पी दैट ही डज नॉट इवन लुक एट द विजिटर्स इन द जू. अब वो बहुत दुखी है, बहुत गुस्सा आ रहा है उसको, लेकिन वो उस गुस्से को दिखा नहीं सकता क्योंकि वो हेल्पलेस है, वो उसके अंदर बंद है.
वो सेल के अंदर है। सेल यानी कि ये वो जो पिंजरा है वो एरिया है जिसमें उसको कन्फाइन किया, उसको बंद करके रखा गया है। और बेटा उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, वो विजिटर्स को देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो ये मानता है कि ये विजिटर्स ही मेरे इस कंडीशन का कारण हैं, हम ह्यूमन बींग्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसलिए वो उनको नोटिस नहीं करना चाहता। एट नाइट, अब यहाँ पे देखिए बेटा, एट नाइट के लिए भी यहाँ पे एच टी, ये नाइट है, GHT, तो एट नाइट द सायरन्स ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, वो करता है रात को, सुनता है, ही लिसन्स एट नाइट द सायरन्स ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, बट ऑल ही डज लुक्स एट स्टार्स लिट स्काई एज इफ ड्रीमिंग ऑफ बीइंग फ्री। लेकिन वो होपफुली क्या देख रहा है, वो देख रहा है ब्राइट स्काई, ब्राइट स्टार्स को, और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं वापस अपने उसी हैबिटेट में वापस जाऊंगा, अपने फॉरेस्ट में। वो होपफुल, अपने ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है बेटा, जब पॉजिटिव सोचते हैं, यहाँ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, कैसी अप्रोच है उसकी, ऑप्टिमिस्टिक, तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है उसकी। और अगर आपसे ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट में पूछा जाए, तो मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था कि इसका अगर एंटोनिम पूछा जाएगा या अपोजिट पूछा जाएगा तो वो होता है पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक। तो ये उसका एंटोनिम है, जिसको हम ANT करके भी लिख सकते हैं साथ में, या एंटोनिम, अपोजिट, एंटोनिम मीन्स अपोजिट इन मीनिंग। तो ये क्या है, पॉजिटिव सोचने वाला है, लेकिन पेसिमिस्टिक क्या है, नेगेटिव सोचने वाला है। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, एनिमल्स को कैसा होना चाहिए, एनिमल्स आर बीइंग्स मस्ट नॉट बी केप्ट इन कैप्टिविटी। तो बेटा यहाँ कैप्टिविटी मतलब क्या है, एक तो यहाँ पर आज जो हमारा DOE थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो जो वाटर मार्क है उसकी वजह से बहुत सारा इसमें छुप रहा है, तो मैं आपको इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ एक बार वर्कशीट नंबर 24 रेफ़र ज़रूर कीजिएगा। उसमें सेम कंटेंट है, ऑलमोस्ट वही कंटेंट है, कुछ इसमें जो चीज़ें आपको विजिबल नहीं है वो वहाँ अच्छे से क्लियर होंगी। मुझे ये वर्कशीट इसलिए यूज़ करनी थी क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है, जो कंटेंट है, वो मुझे अभी जो 25th वर्कशीट का है 1 सितंबर का, वो आपको दिखाना था, समझाना था। तो आप इसके साथ साथ अपनी वर्कशीट नंबर 24 ज़रूर देखिए, पहले उसे ज़रूर रेफ़र कीजिए। नाउ कैप्टिविटी, तो बेटा ये जो वर्ड है कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मीन्स होता है कैद। कैद किसी को भी पसंद नहीं है, आपको, हमें, सबको, इवन एनिमल्स को भी क्या चाहिए, दे वांट फ्रीडम। अगर हम एक फ्रीडम और कैप्टिविटी यहाँ पे देखें, तो यहाँ फ्रीडम और कैप्टिविटी में ही तो डिफरेंस है। उसको फॉरेस्ट में तो क्या मिल रहा है, फ्रीडम मिल रहा है, और यहाँ पे ज़ू में उसकी कैप्टिविटी यानी कि वो कैद में है। यही कंट्रास्ट हमारी पोएम में हमें बताया गया। अब है लास्ट वीक यू आंसर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द गिवन पोएम। दिस वीक वी विल लर्न अबाउट सम पोएटिक डिवाइसेस। तो इसको फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइसेस, तो पोएटिक डिवाइसेस के बारे में हमने पहले पढ़ा है, अब हमें उनकी डेफिनेशंस भी बताई गई है इस वर्कशीट में। तो यहाँ पोएटिक डिवाइसेस हमने डिस्कस भी किए थे, मैंने राइम स्कीम भी डिस्कस किया आपके साथ वर्कशीट नंबर 24 में, सो प्लीज़ रेफ़र टू इट। अब हम इसका मीनिंग विद डेफिनेशन देख रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन, बेटा पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि पोएम में ही का यूज़ किया गया, और ही किसके लिए यूज़ किया जाता है, ह्यूमंस के लिए यूज़ किया जाता है, मेल्स के लिए, बॉयज़ के लिए किया जाता है, मैन के लिए किया जाता है। और यहाँ पर लायन को ही से रेफ़र किया, ही स्टॉक्स। तो जब लायन को ही से रेफ़र किया गया है तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन करेक्टर टू समथिंग दैट इज़ नॉट ह्यूमन। वो ह्यूमन नहीं है लेकिन उसको ह्यूमन करेक्टर माना गया, उसको ह्यूमन करेक्टर मान के रेफ़र किया गया, इसलिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज रिपीटिशन। रिपीटिशन जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, रिपीट होना बेटा, किसी चीज़ का बार बार आना, तो रिपीटिशन हमने पहले पोएम्स में भी देखा है। हमने जो हमारी पोएम हमने देखी फायर एंड आइस, फायर एंड आइस में भी हमने देखा है सम से, तो रिपीटिशन था। तो रिपीटिशन क्यों करता है पोएट, पोएट यूजेस रिपीटिंग वर्ड्स टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, उस पर ध्यान ले जाने के लिए बार बार कोई इम्पोर्टेंट, अगर कोई सेंटेंस है जो उनका थीम है उसको भी दिखाने के लिए, तो पोएट उसका रिपीटिशन करता है, उस
उन वर्ड्स का, उस फ्रेज का, तो उसको रिपीटिशन. नाउ नेक्स्ट इज इमेजरी. इमेजरी क्या है? जैसे आपको लग रहा है इमेज, तो पोएट यूजेस वर्ड्स विच क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड. आपके सामने अगर बादल की बात की गई है तो वो बादलों की एक तस्वीर, वो इमेज आपके सामने बन जाती है. तो वो जो इमेज बनाना, वो पोएटिक डिवाइस, वो इमेज क्रिएट कर देना इन फ्रंट ऑफ आर आइज और इन आर माइंड, हम वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, उस चीज़ को उस तरह से इमेजिन करते हैं. जैसे अभी हम इमेजिन कर रहे हैं कि ज़ू में है तो कैसा लग रहा होगा, हम ज़ू में गए हैं देखने के लिए, तो आखिर वो टाइगर इस तरह से रिस्पॉन्स क्यों दे रहा है. तो ये होता है इमेजिनरी. अब है बेटा इमेजरी के बाद है राइम स्कीम. तो राइम स्कीम मैंने आपको बताया था, राइम स्कीम हमने पहले पोएम्स में भी की है. हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए बी सी डी से. और स्मॉल ए बी सी डी से क्या डिनोट करते हैं? देखिए, पोएट यूजेस वर्ड्स विच सेम साउंड्स टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट टू अ पोएम. तो हम क्या करते हैं? राइमिंग वर्ड्स जिनके साउंड सेम है, तुकबंदी जिसको हिंदी में कहा जाता है. और हमने बहुत सी छोटे होते पोएम्स भी पढ़ी हैं. तो पोएम्स में भी क्या, छोटी जो हमारी राइम्स होती हैं स्पेशली, उसमें राइम स्कीम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है. और यहाँ पर भी वही म्यूज़िकल इफ़ेक्ट देने के लिए लास्ट के जो आपका लास्ट का वर्ड है उसको नेक्स्ट लाइन के लास्ट के वर्ड से मैच करने की कोशिश की जाती है टू गिव अ म्यूज़िकल इफ़ेक्ट. तो उसको बोला जाता है राइम स्कीम. अब यहाँ पर है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ नेबरिंग वर्ड्स और साउंड्स. जैसे यहाँ पर क्रैम्ड सर्कल्स हेयर, सी जो है आपका, ये सी आपका रिपीट हो रहा है. बेटा ये कॉन्सोनेंट्स के रिपीटिशन के लिए होता है. कॉन्सोनेंट के रिपीटिशन में एलिट्रेशन बोला जाता है. कॉन्सोनेंट है जो ए ई आई ओ यू को छोड़कर. और अगर वॉवल्स का रिपीटिशन होगा तो वॉवल्स के रिपीटिशन को बेटा हम लोग वॉवल्स के रिपीटिशन को कहते हैं एजोनेंस. अगर वॉवल्स रिपीट होंगे, रिपीटिशन ऑफ वॉवल्स, जब वॉवल्स आपके रिपीट होंगे, रिपीटिशन ऑफ वॉवल्स, मैं आपको यहाँ पर इसके साथ ही इसलिए बता रही हूँ ताकि हमें वो रिलेट करना आसान हो जाए. एजोनेंस ये आपके लास्ट मैंने जो भी वर्क करवाई हैं पोएम्स उसमें आपको बताया भी है. अब देखिए, इन द फॉलोइंग लाइन्स चूजन द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट. अब यहाँ पर हमें कुछ लाइंस दी गई हैं और हमें पहचानने के लिए कहा गया है कि हमें ये लाइंस में पहचानना है इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है जो यूज़ हुए हैं. अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि बताइए कौन से दो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं. तो यहाँ पर दो पोएटिक डिवाइसेस कौन से? सबसे पहले तो बेटा अभी हमने डिस्कस किया था ही से जब हमने उसको रेफ़र किया तो ही से रेफ़र करने के बाद ये हमारा सबसे पहले है पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि हमने उसको ह्यूमन करेक्टर दे दिया, पर्सोनिफिकेशन. एंड नेक्स्ट इसमें दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारे आगे इमेज बन गई है टाइगर की. तो इमेजरी हो गया. देन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रेज. अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्वाइट वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पे दोनों का सेंस क्या है, वो गुस्सा छुपाने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ रिपीटिशन है. यहाँ पे बेटा क्या होगा, ये क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ये वर्ड को रिपीट किया जा रहा है, तो यहाँ पर है रिपीटिशन. आप ये स्पेलिंग्स ऊपर से भी रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको ये क्लियर ना हो तो, क्योंकि यहाँ पेन से लिखना होता है बेटा इससे. अब देखिए, बट ही लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल. तो यहाँ देखिए कंक्रीट सेल, सी हमारा कॉन्सोनेंट है. और कॉन्सोनेंट का जब बेटा अगर रिपीटेशन होता है, बार बार एक कॉन्सोनेंट अगर वो रिपीट हो रहा है, यहाँ सी दोनों रिपीट हुए, सी जो है आपका कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर भी ही है. अगर ये वाली लाइन आ जाए और पूछा जाए तो ही से आप कहेंगे, ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन. पहला तो आ जाएगा पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन फर्स्ट हो जाएगा, जो आप बोलेंगे कि वो ही से हमें पता चला.
और नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या होगा, एलिट्रेशन। ये आपका एलिट्रेशन जो है ये होते हैं पोइटिक डिवाइसेस। पोइटिक डिवाइसेस बेटा पोएम को इफ़ेक्ट्स देने के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि वो रीडर के लिए इंजॉयबल हो। अब देखिए, अब यहाँ पर आप ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टाइप्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमें एक स्टैंजा दिया गया है, जो स्टैंजा हमें पोएम से दिया है। मैंने अभी आपको बताया कि राइम स्कीम होती है बेटा। यहाँ देखिए स्टैंजा पे लास्ट में है स्ट्राइप्स, देन केज, क्वाइट एंड रेज। तो स्ट्राइप्स हमने ए दिया, डिनोट किया। अब स्ट्राइप्स किससे राइम कर रहा है, नेक्स्ट से नहीं कर रहा। हमने केज अलग है, उसको बी से डिनोट किया। देन क्वाइट इज़ ऑल्सो डिफरेंट, तो हमने सी से डिनोट किया। ये तीनों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा था। और रेज केज से मैच कर रहा है, केज इज राइमिंग विद रेज। तो केज और रेज जब राइमिंग वर्ड्स हैं तो हमने अगर केज को बी से डिनोट किया है तो हम रेज को भी किससे डिनोट करेंगे, बी से। तो यहाँ राइम स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी सी बी। तो आपकी राइम स्कीम है ए बी सी बी। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर बेटा। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे, तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको इमेज बताया गया, राइम स्कीम बताई गई, रिपीटिशन बताया गया, पर्सोनिफिकेशन बताया गया। जो आपको स्टेंजा दिया जाएगा उसके बेस पे आपको खुद ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आप जब ये याद रखेंगे तो आपके लिए ये हेल्पफुल हर पोएम में होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पोएम में। आप जो पोएटिक डिवाइस और उनके मीनिंग्स को याद कर लेंगे, इसको अपने इंग्लिश नोटबुक में नोट डाउन करिए और अंडरस्टैंडिंग के साथ इसके साथ इनके एग्जाम्पल्स भी लिख दीजिए। जिस स्टेंजा में जो है उसके साथ ही उसका एग्जाम्पल लिख दीजिए, आपको बाद में याद करने में बहुत ईजी रहेगा। और फिर उसके बाद आप एक बार फिर से इसके रीडिंग करिए। रीडिंग करने से आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगी और ये प्रिपेयर हो जाएगी अच्छे से। इसके इंटेक्स क्वेश्चंस करिए, स्टैंजा के क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी बुक में स्टैंजा वाइज, उसे भी कंप्लीट करिए। I hope everything is clear and keep learning. Stay blessed, stay happy. Have a nice day.